नमस्ते। आज हमारे प्राकृत जिज्ञासा सेशन 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ये प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को इसी समय पर आयोजित करते हैं और जयपुर से आयोजित किया जा रहा है। त्रिवेणी नगर जैन समाज के सहयोग से यह प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से संचालित हो रहा है। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हम बाहर से, ऑल इंडिया से और विदेशों से भी हमारे पास कई प्रकार की शंकाएं आती हैं, जिनका समाधान हमारे विशेषज्ञ विद्वान के द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं त्रिवेणी नगर जैन समाज महिला मंडल की एक्टिव महिला और हमारे जिज्ञासा समाधान की नियमित जिज्ञासु, जो प्रत्येक सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, ऐसी श्रीमती बबीता जी लोहाड़िया, उनसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम में मंगलाचरण करके, भगवान की स्तुति करके कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम ओम मंगलम परमेष्टि मंगलम प्रतिपाल मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम सर्व साधु मंगलम गुरुद्वार मंगलम नमस्ते भुवना नारायणाते तुभ्यं नमे क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय। जय जय। लीना जैन, जो कि नई दिल्ली से हैं। लीना जी मेरी आवाज सुन रही होंगी? लीना जी? हाँ जी, मेरी आवाज सुन रही होंगी। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। अच्छा। और लीना जी के बाद डॉक्टर कृष्णा पी पचौरी तैयार रहेंगी, जो कि अहमदाबाद से ही हैं और कामभट्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कृष्णा पी पचौरी। लीना जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? लीना जी की जिज्ञासा है जी, स्वतंत्र भारत के पूर्व और पश्चात के दस्तावेजों में देवनागरी तथा उर्दू की लिपि प्राप्त होती है। इससे पूर्व राजा महाराजाओं के समय में किस लिपि का प्रचलन था? ऐसा है कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व जो लिपि प्रचलित थी
जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो चलती थी वो केवल मात्र देवनागरी और उर्दू नहीं, बल्कि जो जिसे विद्वानों की भाषा में कहा जाता है प्राचीन देवनागरी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता था। जैसे दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं और उन भाषाओं की जो लिपियां हैं उनका जैसे मूल संस्कृत है या प्राकृत है तो उसे लिखा जाएगा तेलुगु में या मलयालम में या बंगाली में या नेवारी में। अर्थात जितनी भी लिपियां हमारे भारत में प्रचलित है उन लिपियों का उपयोग राजा महाराजा अपने यहाँ स्थानिक तौर पर करते रहे, लेकिन क्योंकि संस्कृत का प्रयोग और प्राकृत का प्रयोग पूरे देश में बहुतायत में होता रहा, इस कारण अधिकांश जो हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं वह प्राचीन देवनागरी लिपि में मिलते हैं और साथ ही साथ जो अभिलेख भी मिलते हैं और जो आदेश भी मिलते हैं वो ज्यादातर प्राचीन देवनागरी लिपि में मिलते हैं, न कि आज जो प्रचलित देवनागरी लिपि है उसमें। आज की प्रचलित देवनागरी लिपि के पीछे अगर जाएंगे, मतलब आजादी के पहले जाएंगे, तो उस समय जैसे गांधी जी और लिखते थे तो मैं 3 बार उसको वो करते थे। अभी मेरे पास ये ऑनलाइन प्रोग्राम की यही सीमा हो जाती है, मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है और मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने गांधी जी के हस्तलिखित पत्रों वगैरह को मुद्रित रूप में देखा हो तो आपका ध्यान होगा कि अभी आज हम जो लिखते हैं और हमारे पूर्वज मतलब हमारे जो है पितामह वगैरह पंखो जवा दे होंगे। हेलो तो हेलो ये तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मात्र देवनागरी और उर्दू का ही नहीं बल्कि प्रादेशिक लिपियों का भी उपयोग किया जाता था और यह केवल प्रादेशिक भाषाओं के लिए ही नहीं, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के लिए इसका उपयोग होता था। हाँ सी, इसके बाद मैं और कुछ हाँ सर, जवाब हो चुका ना? इसके बाद मैं हाँ जी कृष्णा भी पचौरी। लीना जी को पूछ लीजिए कि संतुष्ट हुई हुआ। लीना जी कृष्णा भी पचौरी। ए भाई डॉक्टर कृष्णा हाँ भूकंप है। आप क्वेश्चन कीजिएगा वहां से। हाँ जी, अभी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी यहाँ पर भूकंप आया हुआ है, मैं जहाँ बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा विक्षेप हुआ, क्षमा करिएगा। कोई बात नहीं, अभी सुरक्षित हैं, इतना ज्यादा तो हाँ हम तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन थोड़ा जो है हमारे चेयर टेबल वो सब जो है हिलने लगा। ठीक है, हम सुरक्षित हैं। चलिए, मैं आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कृष्णा पी पचौरी जो कि अहमदाबाद से हैं, पंचोली, वो पंचोली है, डॉक्टर कृष्णा पी पंचोली, और वो खंबात कॉलेज के प्रोफेसर है। खंबात कॉलेज के प्रोफेसर। क्या प्रश्न है उनका? उनका प्रश्न जो है वो आप स्वयं प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कृष्णा पी पचौरी। कृष्णा जी हमसे सुन। कृष्णा बेन, हाँ जी, हेलो। हाँ मैडम, हेलो कृष्णा बेन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
बाद में ले लीजिएगा, ऐसा करिए। तो ये आपके पास हो तो आप ही बोल दीजिए चलिए, क्या प्रश्न है। कृष्णा बी पचौरी जी के तरफ से उनका क्वेश्चन है कि पांडुलिपि का कालक्रम कैसे निर्धारित किया जाता है? पांडुलिपि का हाँ, कालक्रम ये कैसे पांडुलिपि निर्धारित का, किया जाता है? हाँ, पांडुलिपि का कालक्रम कई आधारों पर निर्धारित किया जाता है। ये प्रायः जो प्राचीन काल में जो हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, तो उसके अंत में जो स्क्राइब होता है, जिसको लैया या लेखक कहा जाता है। लेखक का अर्थ ये नहीं कि जिसने रचना की उसको कर्ता कहा जाता है। यह संभवतः आप सभी श्रोताओं को मालूम होगा कि मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में और पांडुलिपि विज्ञान में लेखक का अर्थ ग्रंथ को लेखन करने वाला ही ज्यादातर माना जाता है, और कर्ता तो वो कर्ता अपना नाम कर्ता के रूप में ही लिखता है। तो जो स्क्राइब जो होता है, कर्ता की जो पुष्पिका होती है, जिसको अंग्रेजी में प्रलोभन कहा जाता है, उसको लिखने के बाद अपनी प्रतिलेखन पुष्पिका जिसको कहा जाता है, अपने स्क्राइब के तरफ से वो अपनी डिटेल लिखता है। अपनी डिटेल में वह अपना नाम, अपने गुरु का नाम, गुरु के गुरु का नाम, और किस आचार्य के निर्देशन में या उनकी निष्ठा में, या अथवा किसी के आदेश से किसके लिए भी लिखा जाता था। वह जैसे कि एक व्यक्ति ने 17वीं शताब्दी की रचना है और 18वीं शताब्दी में उसकी प्रत तैयार होती है, तो वो लिखेगा, कर्ता की पुष्पिका लिखने के बाद में वो लिखेगा कि फलाना फलाना, फिर बाद में वह अपना संवत, शक संवत, वीर संवत और बाकी और भी संवत अगर कुछ हो, जैसे कि बंगाल की मैन्युस्क्रिप्ट में बंगाली संवत मिलते हैं, बिहार के मैन्युस्क्रिप्ट में वहाँ के जो मैथिली संवत मिलते हैं। यह इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि यह पांडुलिपि कितने वर्ष पुरानी है। लेकिन यदि उसके कर्ता ने नहीं लिखा है, उसकी रचना उसने किस मन में की है, तब क्या होगा। हो सकता है यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है अभी इस समय, मेरी आवाज शायद आ रही है या नहीं आ रही है, जरा मुझे संकेत करिएगा आप लोग। आ रही है डॉक्टर सत्येंद्र जी? आ रही। हाँ, तो एक्चुअली जब कर्ता नहीं लिखता है अपना संवत या अपने गुरु का काल या गुरु का परिचय, केवल नाम मात्र से ही इंगित करता है या संकेतित करता है, तब कम से कम यह तो मालूम होता है कि यह 12वीं शताब्दी की रचना है, 13वीं शताब्दी की रचना है। लेकिन इसके पहले के रचनाकारों ने जिन ग्रंथों में उस कृति की पुष्टि की हो, मतलब उस कृति को कोट किया हो, आप लोग फॉलो कर रहे होंगे कि उस कृति को जैसे कि 9वीं शताब्दी में कोट हो जाता है, तो इसका मतलब कम से कम 9वीं शताब्दी तक वो विद्वान हयात था। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भले 13वीं, 14वीं, 15वीं या 17वीं शताब्दी में मिल रही है, लेकिन वो 9वीं शताब्दी में था। और फिर बाद में जब हम और पीछे जब जाते हैं तो हमको मिल गया कि 5वीं, 6वीं शताब्दी में की रचना में उस कर्ता का नाम है और उस कर्ता की रचना पर टिप्पणी वगैरह हुई है, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी वगैरह लिखी गई है। तो इसका मतलब कि वो 4वीं, 5वीं शताब्दी के पूर्व का ही कोई विद्वान रहा होगा। तो यह हस्तलिखित ग्रंथों का जो फिजिकल निर्धारण है वह एक अलग बात है,
और हस्तलिखित ग्रंथ में लिखित जो कृति है, जो रचना है, उसका निर्धारण करना एक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही टीडियस जॉब होता है, जो प्राथमिक लेवल पर नहीं बल्कि बहुत एडवांस लेवल को भी क्रॉस करने के बाद में उसको अनुभव से निर्धारित किया जा सकता है। सर इसके बाद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। फातिमा बोहरा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी फातिमा बोहरा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं आपकी। हेलो। हाँ, वो अपना क्वेश्चन जिज्ञासा है वो प्रस्तुत जी करें। सर, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तब से हिंदी में जो देवनागरी लिखी जाती है वही पढ़ रहे हैं, उसी में हमें शास्त्र भी प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राचीन समय में शास्त्रों को किसी अन्य लिपि में भी लिखा जाता था? हाँ जी, इसका उत्तर यह है कि जिसका थोड़ा सा संकेत मैंने इसके पहले मैं दे चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ जो लिपियों की जो परंपरा रही है वह केवल देवनागरी और बाकी उर्दू ही नहीं, उर्दू तो बहुत बाकी लिपि है, लेकिन जो प्राचीन जो क्षेत्रीय लिपियां होती थी, जैसे शारदा लिपि है, शारदा सबसे बहुत ही प्राचीन लिपि है। शारदा में प्राकृत के, व्याकरण के, वैदिक शास्त्रों के बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। और यह आप लोग बैठे हैं इसलिए आपको मैं साथ ही साथ ये प्रेरणा भी करना चाहूंगा कि शारदा लिपि के बहुत कम विद्वान हैं, शारदा लिपि को जानने वाले बहुत कम स्कॉलर्स हैं। तो यदि शारदा लिपि में आपको कभी अवसर मिले जीवन में सीखने का, तो उसको सीखेंगे तो आप बहुत ही अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। इसके ऊपर अकेले शारदा लिपि के ऊपर कई सेशन किए जा सकते हैं। मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूँ कि सबसे पहले तो जो लिपि का जो है वह एक तरह से कहा जाए भारत में लिपि का जो विकास हुआ है, प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर भगवान, इनको ऋषभ देव भी विविध ग्रंथों में कहा गया है और वैदिक परंपरा में भी जो है वो मान्यता प्राप्त है और बौद्ध परंपरा में भी जो है ब्राह्मी इन्हीं की कन्या थी और इन्होंने इसका ज्ञान दिया था। तो जितनी भी लिपियां हैं उनकी ये जननी है। और ब्राह्मी का दूसरा नाम जो सरस्वती है तो सब लोग जानते हैं, ब्राह्मी। अब इस प्रश्न ये उठता है कि ऋषभ देव के समय में ऋषभ देव ही एकमात्र ऐसे प्रथम आदि पुरुष माने गए कि जिन्होंने सभी प्रकार की कलाओं का विकास किया। इस मुद्दे पर किसी को कोई संदेह नहीं है। बौद्ध परंपराओं में भी इसका उल्लेख मिलता है और उनके यहाँ बल्कि जिस तरह प्राकृत का नाम लिया जाता है उसी तरह पाली भी ब्राह्मी की ही जननी। पाली जो भाषा है वो उसका सोर्स जो है वहां से कहीं न कहीं वहां से भी मिलता है। अब उसके बाद में ये जो चार कुल हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनके अंदर भी बहुत सारी भाषाएं विकसित हुई, लेकिन भाषाओं के साथ लिपियां भी विकसित हुई। जैसे कश्मीर में शारदा, ये और मिथिला में जो बिहार का एक प्रदेश है और बहुत ही पौराणिक प्रदेश है, वहां पर मैथिली लिपि का बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ और ज्यादातर जो वैदिक ग्रंथ और पुराण मिलते हैं वो मैथिली लिपि में ही मिलती है। मैथिली भाषा भी है और मैथिली लिपि भी है, लेकिन संस्कृत को मैथिली लिपि में उन्होंने लिखा। अभी
जैन ग्रंथ मैथिली लिपि में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, यह भी एक अध्ययन का विषय रहेगा आप लोगों के लिए। इस पर आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग भी विद्वान जो है इसके ऊपर अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह बंगाल में बंगाली भाषा तो है, लेकिन बंगाली लिपि, तो बंगाली लिपि में वैदिक ग्रंथों का और जैन ग्रंथों का भी लेखन हुआ। तो प्राकृत और संस्कृत और पाली, ये 3 भारत की प्रधान भाषाएं थी, मुख्य भाषाएं, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी आपको मानना पड़ेगा कि भारत को एक सूत्रता में जोड़ने के लिए इन भाषाओं ने जितना योगदान किया है और आज भी कर रही है और इसके विद्वान इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। अब बात आती है इनके संरक्षण और संवर्धन की, तो हम जितना इसको करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगी, और नहीं तो क्या होगा कि जिस तरह से कि संस्कृत को या हिंदी को रोमन ट्रांसलिटरेशन के बाद में आप देखते होंगे कि मीडिया पर उसको पढ़ा जाता है, वो अगर हम पढ़ने लगेंगे तो हम प्राकृत और संस्कृत और पाली इन तीनों भाषाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हमको इन लिपियों को समझने की और इन भाषाओं की समझने की। मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस दिशा में अवश्य ध्यान देंगे, अन्यथा जो हमारे यहाँ जो मूल शब्द है, जैसे कहते हैं नमो अरिहंताणम, और दूसरा नमो अरिहंताणम, और यह नमो अरिहंताणम और नमो अरिहंताणम को रोमन ट्रांसलिटरेशन के बाद में नहीं समझाया जा सकता है। कम से कम मैं नहीं समझा सकता हूँ। आपको कोई समझा सकता है तो उसे पूछिएगा कि क्या फर्क है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और इसी तरह से भाषाओं में क्रांति हुई है। मैं अभी भाषा के बारे में अपना उद्बोधन नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा उत्तर वह जिस महोदया ने पूछा था उसको संभवतः मिल गया होगा, और आप लोगों को इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो हाँ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद मैंने अधिक टाइम ले लिया अपना उत्तर देने। मैं इसके पश्चात आमंत्रित करता हूं शैलेंद्र कुमार जैन, जो कि त्रिवेणी नगर जयपुर से ही हैं, वे अपनी शंका प्रस्तुत करें। इसके पश्चात बबीता जी लोहाड़िया वह अगली शंका के लिए प्रस्तुत रहें। शैलेंद्र कुमार जैन, बोलिए डॉक्टर शैलेंद्र जी। शैलेंद्र कुमार जैन, शैलेंद्र कुमार जैन जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, खुल गया। जय जिनेन्द्र। प्राचीन काल में जब लेखन परंपरा का विकास नहीं हुआ था तो मौखिक परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी। उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि पांडुलिपियों का लेखन प्रारंभ करना पड़ा, तथा वर्तमान में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से में लेखन किया जा रहा है। क्या यह भी पांडुलिपि का प्रकार समझे अपन? पहले आपको मैं पहले प्रश्न का उत्तर या आपका जो पहला जो कमेंट है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा कि प्राचीन काल में तो केवल शुद्ध परंपरा थी। शुद्ध परंपरा का अर्थ यह होता है कि गुरु अपने शिष्य को प्रवचन देता था, पढ़ाता था, बोलता था, वो उनको सुनकर उस पर ध्यान करते थे, धारणा करते थे, उसके पर मनन करते थे, चिंतन करते थे। तो एक से वो किसी भी परंपरा के हो, वो वैदिक परंपरा के हो या जैन परंपरा के हो,
उस समय जो प्रारंभिक समय मुझे ऐसे लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय तक लिपियों का विकास जो है कितना हुआ था, यह बहुत ही संशोधन का विषय है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई लिपियों का साक्ष्य नहीं मिलता है, सिवाय कि बाद के काल में हमें मिलता है। तो और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब अकाल पड़ा बिहार में और जितने जैन साधु दक्षिण भारत में चले गए, मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन संक्षेप में आपको कह रहा हूं कि जब अकाल पड़ा तब क्या हुआ था, यह बहुत शुद्ध विषय वस्तु है। ज्यादातर लोग उत्तर भारत से जो है वो चले गए दक्षिण भारत में, और उसके बाद में धीरे धीरे करके आगमों का और परंपराओं का नाश होने लगा या लुप्त हो गए। एक तरह से कहे वो जो है वो वाचना देने वाले विद्वान नहीं रहे, आचार्य नहीं रहे, और वो साधु भी नहीं रहे। यही वैदिक परंपरा में भी रही और बौद्ध धर्म में भी यही रही। और बौद्ध परंपरा तो लगभग अगर वो लोग श्रीलंका नहीं चले गए होते तो बौद्ध परंपरा भी खत्म ही थी। और आज बौद्ध परंपरा अगर की बात कहे तो पालन करने की बात करें तो बौद्ध परंपरा पेपर पर है, ग्रंथों में है, बहुत समृद्ध है, लेकिन उसके जो पालक है वह बहुत कम है। आचार विचार और दर्शन का पालन करते हैं। खैर ये हमारा विषय वस्तु नहीं आता है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि बाद में कोई भी आपदा आती है तो उसके बाद में कुछ समय की आती है, तहस नहस करके जो है एक आध दो चार पीढ़ी तक को जो है वो बर्बाद कर देती है। उसके बाद में धीरे धीरे जो है फिर जब ये आया तो और विद्वानों की भी कोई कमी नहीं रही। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है, हर घर में और हर शिष्य को, हर गुरु के इतने शिष्य, अगर 50 शिष्य है तो 50 शिष्यों की अपने अपने अलग अलग ब्रेन है, और उस समय भी यही स्थिति रही होगी। तो जो पाठभेद मिलने लगे या फिर अपने जब बिछुड़े ये लोग जो है एक दूसरे को, तो अपने को अच्छा लगा या अपना हेतु जहाँ मेरे इस कथन को अन्यथा न ले, इसको केवल जो है वह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही ले, इसमें धार्मिक संवेदना को के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसको वो महिमा मंडन करके बाकी की चीजें छुपाकर या अपने ढंग से जो मन में आया। हम भारत में हमारी तीनों परंपराओं में जिन पर भारत नाच करता है, उस तीनों परंपराओं में यही था। तब उसके बाद में जब आचार्यों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो शुद्ध परंपरा उसको जो है तो गुरु जो शिष्य को बताएगा, अब गुरु के मन में ही शंका आ गई तो गुरु के मन में तो शिष्य को वैसा ही पढ़ा देगा है। तो जब शिष्य को वैसा ही मालूम पड़ेगा तो अशुद्ध ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हिरार्की नहीं है। बात जब हिरार्की खत्म होने लगी, परंपरा खत्म होने लगी, तब लेखन की आवश्यकता महसूस। और अगर उसके पहले भी एक स्टेप हम भूल गए, हम शुद्ध की बात किए, लेकिन इसके पहले की अगर बात करें तो जो हमारे प्राचीन ऋषि साधु और जो है ये हमारे तीर्थंकर थे, सब मंत्र दृष्टा थे। वो कोई जो है ना, वो कोई ग्रंथों को उन्होंने क्या, उन्होंने स्वयं ध्यान किया, स्वयं वो आह्वान करते थे। जैसे कि आप ध्यान लगाकर बैठिए, किसी भी मंत्र को या किसी भी शब्द को अपने ब्रेन के अंदर उसको जब आप कॉल करते हैं, अ कहे, अम कहा आपने, जब हम अम कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक आकृति बनती है। वो आकृति क्या है? वो आकृति ही अक्षर है। और अक्षर क्या हो, क्यों है वो अक्षर क्यों है? क्योंकि उसका नाश नहीं होता है। इसके ऊपर फिर जो है मैं जो है बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन
वो उस स्टेप के बाद में जो मंत्र दृष्टा का जो स्टेप था, उसके बाद श्रुत परंपरा आई, श्रुत के बाद भी श्रुतियां लिखी गई, मतलब ग्रंथ लिखे गए, जिसको हम पढ़ के जो है हम शास्त्र लिखे गए, और शास्त्र लिखने के बाद भी उसके बाद भी भाष्य, निरुक्ति, टीका, चूर्णी, टबार्थ और जो है अनुवाद और ट्रांसलेशन, और उसके बाद में आज के जमाने में किसी भी लिपि में आप किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस स्थिति में आप आ गए हैं, लेकिन आपको सही शब्दों को पकड़ना है, जो मूल स्वरूप पकड़ना है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसको समझने के लिए तो आपको लिपि समझनी ही पड़ेगी। बिना लिपि समझे आप शास्त्रों के अर्थघटन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी हियरार्की मिलती है। हमारे लेखन परंपरा में अक्षरों के विकास का भी एक चरण है। हर समय अक्षरों में परिवर्तन होता रहा है, और किस समय यहाँ किसने क्या बहुत ही, अगर हम चालू भाषा में कहूँ तो जो घोटाले किए हैं, इवन रचनाकारों ने ही नहीं, जो लेखक होते थे, लेखक भी खोल कर घोटाले करते हैं और किए हैं। मैं उनके आरोप नहीं लगाता हूँ, उन सभी सिद्धों, महंतों और आचार्यों को से क्षमा मांगते हुए, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे देश में इतने सारे पंथ होते। उसकी कल्पना करिए, केवल एक ही धर्म होता या 2 या 3 धर्म होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों इतने संप्रदाय है, कौन जीते बने? खैर, इस पर चर्चा किसी दिन और सत्येंद्र जी कराएंगे और दूसरे लोग भी बोलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दूसरा आपने क्या पूछा था कि, हाँ, आपने ये पूछा था कि जो आजकल की जो है हार्ड डिस्क वगैरह ऐसे कुछ पूछा था ना आपने, जो फ्लॉपी, और तो उसके बारे में यह आज से 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद यह भी जो है हार्ड डिस्क वगैरह भी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। इसके अंदर अगर सत्येंद्र जी अगर मुझे कहे तो मैं एक दूसरी शब्द इसी प्रश्न के साथ में एक मुझे किसी ने पूछा हो तो ठीक है, नहीं पूछा हो तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लिप्यासन जो होते हैं, लेखन जो है वो किसके ऊपर करते हैं, तो उसको लिप्यासन भी कहा जाता है। तो लेखन मतलब उकेरना, लिखना मतलब उत्कीर्णन करना। प्राचीन काल में शिलाओं पर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, और ब्राह्मी लिपि के समकालीन ही दूसरी खरोष्टी लिपि थी, जो खरोष्टी लिपि का प्रयोग प्रायः अफगानिस्तान में और गिलगिट, जिसका नाम आपने सुना होगा, और आजकल बहुत आगे नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं कि यह गिलगिट की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, यह सारी खरोष्टी लिपि में है, और खरोष्टी लिपि के भी विद्वान नगण्य है, या 2, 3 या 4, 5 से अधिक नहीं है जिनको मैं जानता हूँ। तो ये ब्राह्मी लिपि के साथ ही जो है ब्राह्मी लिपि के शिला पर लिखे हुए अभिलेखों से इसका प्रारंभ होता है लेखन कला का। और अगर इससे भी पहले अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अजमेर के पास में एक वडली नाम का गांव है, वहां पर एक 2 टुकड़े में एक वो 483 कुछ वर्ष का है, ईसा से 483, महावीराय भगवो और 84 वर्षे, मतलब महावीर स्वामी से 84 वर्ष, मतलब इतना पुराना जो है वह टुकड़ा है वह, और वह सबसे पुराना लिखित साक्ष्य है जहां पर जिसे मालूम पड़ता है कि लेखन परंपरा का समय उस समय महावीराय भगवो 84 वर्षों से हो गया था।
और उसके बाद में अशोक तो उसके बाद आता है, और उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त वगैरह सब सारी एक अलग ही अलग लेक्चर का एक टॉपिक है वो। तो बाद में लगभग जो सब यह हमारे पास में 10वीं 11वीं शताब्दी से ताम्र सॉरी विर्चबार्क, उसको ताड़पत्र जिसको कहते हैं, ताड़पत्र मिलने लगे, ताड़पत्र पर लिखे हुए लेख मिलने लगे। और उसके बाद में 13वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ। ऐसा कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी से कागज पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट। और इसके पहले 11वीं 12वीं शताब्दी के हस्तलिखित ताड़पत्रों का प्रचुर मात्रा में संग्रह भारत भर के विभिन्न ग्रंथालयों में, ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। अच्छा, अब कागज की बात जब आती है तो कागज के बारे में थोड़ा सा ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बलदेव उपाध्याय नाम के एक बहुत प्रकांड विद्वान हुए। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि सबसे पुरानी हस्तलिखित ग्रंथ जो है नेपाल के राजमहल में है, और जो है वो 6वीं 7वीं शताब्दी का है। उसको किसी ने देखा नहीं, उन्होंने देखा होगा तो आजादी के पहले वो मालूम, हम नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन अगर उन्होंने देखा होगा तभी उन्होंने कहा है। तो यह विद्वानों की भ्रांति यहाँ खत्म हो जाती है कि कागज का आविष्कार किसी दूसरे देश ने 13वीं 14वीं शताब्दी में किया और हमारे देश में आयातित होकर हमने उस आयातित कागज पर यह काम किया। यह भी एक अलग लेक्चर का विषय है। इस पर हमको, इस टॉपिक पर मैं विराम करते हुए आगे बढ़ते हुए बताऊं आपको कि हाथीदांत होता है, ताम्रपत्र होते हैं, मूर्तियां होती है, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे धातु की हो, व विविध रत्नों की हो। माध्यम किसी भी माध्यम पर आप लिख सकते हैं, कागज पर, कपड़े पर। बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र लिखे जाते थे साधुओं को निमंत्रण देने के लिए, कि उसके अंदर पूरे गांवों का और शहरों का वर्णन किया जाता था उन विज्ञप्ति पत्रों में, जिसकी जो है बहुत सारे विज्ञप्ति पत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है, के कागज के ऊपर जो लेखन होता है आपको। आज हम डिजिटल एज में पहुंच गए हैं, बहुत आगे, बहुत ज्यादा सूक्ष्म में जाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब ये डिजिटल एज आपको में से जो मेरे ग्रुप के हैं उनको मालूम होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार बहुत पुराना नहीं, और कितने बड़े बड़े डब्बे होते थे, और उन डब्बों के बाद में इसकी जो है अभी हम सूक्ष्म चिप पर आ गए हैं, माइक्रोचिप तक हम आ गए हैं। तो कुछ भी हो आ जाए, ये डिजिटल एज भले आ जाए, मैं आपको देखिए, मैं डिजिटाइजेशन एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन इतना क्लेम जरूर कर सकता हूं कि जो वस्तु स्थिर नहीं रहती है, एक टेक्नोलॉजी आपने शुरुआत में जब अब अपना पहला फोन लिया होगा, आज जो फोन ले रहे हैं, और हर 6 महीने में जो नए फोन का जो वर्जन आ रहा है, उसमें कितना तो पुराना डेटा आप डिजिटाइज किया हुआ कितने आपके काम आएगा, वो उसके बारे में बड़ा प्रश्न है। तो आपको घूम फिर कर या आपको पांडुलिपि विज्ञान या हस्तलिखित ग्रंथ, ये जो डॉक्यूमेंट की जो पुरानी परंपरा हमारे राजा महाराजाओं की, और जो उसके बाद में मुगल सम्राटों के समय में, और डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपका जो ईयरफोन है ना, इसमें से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। यह तो इसको निकाल के करें, या आवाज बहुत आ रही है डिस्टरबेंस की, निकाल के बोले, मेरे ख्याल से ठीक आएगी। थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है आवाज, निकाल के बोले, कोई ईयरफोन निकाल के भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप बोले, मैं देखता हूँ। तो मतलब आएगी मेरी आ रही है क्लियर। हेलो, हाँ बिल्कुल है, अब डिस्टरबेंस नहीं है थोड़ा। हेलो, हाँ सही है, आ रही है आपको?
हाँ आ रही। और मैं इसके बाद सभी बबीता जैन लोहाड़िया, बबीता जैन लोहाड़िया जी निकालने के सर निकाल हेलो, लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बबीता जैन लोहाड़िया अपना म्यूट खोले वहां से। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ ना, ठीक है, आ रही है सर आवाज? मेरा प्रश्न ये, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, सर तो जय श्री हमने सुना जय है कि जिनेन्द्र। हमारे जयपुर में पांडुलिपियों का अगाध ज्ञान भंडार होता है। इस प्रकार हाँ से जी, पांडुलिपियों के ज्ञान भंडार हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? ये केवल जयपुर तो ठीक है, बहुत राजा महाराजाओं का गढ़ है, लेकिन साथ ही साथ पूरे अगर राजस्थान की अगर बात करें तो जितने स्थानीय जो है जो भंडार है या राजाओं का राजमहल है और जो है वो मंदिर है, सबके पास असंख्य भंडार है। जैसे जैसलमेर का आपने सुना होगा, जैसलमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है। लाडू में है कि नहीं है मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लाडू में भी होंगे ही। और गंगानगर में है। तो ये तो हुई राजस्थान में, लेकिन अगर गुजरात की अगर बात करें, गुजरात की बात करते हुए मुझे यह थोड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वह कैलाश सागर सूर्य ज्ञान मंदिर जो महावीर जैन आराधना केंद्र का एक भाग है, जहाँ पर 2.5 लाख से अधिक मनुष्य हैं। वह भारत का ही नहीं, कह सकते हैं कि एशिया का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट का भंडार है। और हम सभी लोगों के लिए, जो आप जो लोग जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़े गौरव की बात होगी कि वहां पर प्राचीन परंपराओं की रक्षा करते हुए इन सभी ग्रंथों को आधुनिक पद्धति के साथ किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसका डिजिटाइजेशन हो, इसकी एडिटिंग हो, इसका जो है कंजर्वेशन हो, सारे काम किए जा रहे हैं। और जितना कि शायद जितना मैं पूरे देश में मैंने देखा ऐसा कहीं नहीं। वैसे तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मैसूर, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता वगैरह वगैरह, या एक सबसे प्राचीन पुराना जो है सरस्वती महल, सरस्वती भवन, सरस्वती महल नहीं, सरस्वती महल दक्षिण भारत में है। वहां पर बहुत सारे ग्रंथों का भंडार है। सरस्वती भवन जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दुर्लभ ग्रंथों की प्रतियां सुरक्षित हैं। और वहां पर सबसे पुरानी कागज की प्रति, जिसका जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो वहां पर है, जो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी का है। और उसके ऊपर 10वीं-11वीं शताब्दी के ग्रंथ पर, उसमें वल्लभाचार्य के समय में 14वीं शताब्दी में बाद में फिर से उसके ऊपर कमेंट्री लिखी गई। कितना अद्भुत काम होगा, कितने अद्भुत काम करने वाले लोग होंगे। सागर में है, उज्जैन, रतलाम वगैरह वगैरह वगैरह, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो इनके ऊपर भी एक तरह से अलग एक सेशन सत्येंद्र जी को कराना चाहिए, जो है कि केवल जो सारे देश के ज्ञान भंडारों को मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का सबसे बड़ा भंडार आप जानते होंगे कि अब क्या है, वो नामशेष हो गया होगा। 20-25 वर्ष पहले जो था और अभी कितना है,
और कितना उन्होंने महाराजा ने अभी सुरक्षित रखा है वो उनको मालूम होगा। आगे आप मुझे लगता है यदि आपका प्रश्न का उत्तर हो गया हो तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ सकते हैं। कोई शंका हो अभी और आपको प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसा कहा जाता है कि 50 लाख से कि ऐसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट केवल भारत में रिकॉर्डेड है ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसकी संख्या को अगर मुझे पूछिए तो मैं ये कहूंगा कि ये करोड़ों के ऊपर होगी, क्योंकि कोई भी मठ या मंदिर या कोई भी पंडित या कोई परंपरागत विद्वान वो अपने घर के मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्क्लोज नहीं करता है। भले वह नदी में ले जाकर विसर्जित कर देगा, लेकिन वो आपको नहीं दिखाएगा, न वो आपको देगा, न उसके ऊपर कोई डिस्कस करेगा। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है। इसके ऊपर जरूर हम आप लोगों से आशा ही नहीं विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग इन जो कुरीतियों को दूर करके इसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। हाँ जी। और मैं इसके बाद इस जिज्ञासा के बाद आमंत्रित करना चाहता हूँ दीपिका कोठारी, जो कि भीलवाड़ा से हैं, राजस्थान से हैं। वो अपनी शंका, अपनी जिज्ञासा उपस्थित करें। दीपिका कोठारी। दीपिका कोठारी जी, मेरी आवाज सुन रही हैं? दीपिका कोठारी जी। दीपिका कोठारी जी वह भी अभी थी और किसी कारणवश चली गई। मैं उनकी तरफ से एक शंका कर देता हूं। उन्होंने पूछना चाह रही थी कि शास्त्रों में पढ़ा है और विद्वानों ने मुझसे सुना है कि आदिनाथ भगवान ने अपनी ब्राह्मी नामक पुत्री को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया था। हाँ, भगवान आदिनाथ से पहले भी कोई लिपि प्रचलित थी? यह ब्राह्मी को ज्ञान दिया था, इसके पहले भी मैं इस पर थोड़ा बोल चुका हूँ। तो यह सत्य है और हमारी मान्यताएं इसको हमारी जो परंपराएं हैं, परंपरागत किंवदंतियां और जो ग्रंथों के साक्ष्य इस बात को बताते हैं कि ब्राह्मी के द्वारा ही हमारी सारी जो है भाषाओं का विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ और जो है साथ ही साथ जो है इसके पहले क्या था। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो हमको यह देखना पड़ेगा कि ईश्वर भगवान ऋषभदेव कब हुए थे। यह एक पुरातत्वीय प्रश्न है, एक साइंटिफिक प्रश्न है जिसके ऊपर क्या कहूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर वो 10,000 वर्ष पहले हुए भी माने तो लेखन का अस्तित्व तो रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सेंटर्स हैं वहां पर जो मुद्राएं मिलती है, जो मुद्रें मिलती हैं, वहां पर जो सारी सामग्री मिलती है, उससे लगता है कि 100% जो है वह लिपियां तो थी, लिखा तो जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के जमाने में, जब सिंधु घाटी की सभ्यता के जमाने में लिखा जाता था, लेकिन जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह संभव तो आप सभी लोग जानते ही हो। और प्रोफेसर एस.आर. राव ने इसके लिए बहुत प्रयास किए, कुछ अक्षरों को उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। और वो एक्चुअली पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, और पिक्टोरियल स्क्रिप्ट की जब बात आती है तो हमको चाइना की भी याद आती है कि चाइना में भी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का ही उपयोग होता है और आज भी हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि भोपाल के, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में एक स्थान है भीमबेटका, संभवतः नाम बहुतों ने सुना होगा। तो वहां पर एक प्रोफेसर शंकर तिवारी करके होते थे, जो मेरे गुरुतुल्य मित्र, उन्होंने जो है वहां पर
शैलोत्कीर्ण गुफाओं की खोज की, जो आज तक कोई जानता ही नहीं था। उसके अंदर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र लगभग 10 से 15 हजार वर्ष पूर्व के हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हमारे हिंदुस्तान में भी प्रचलित थी। इसकी पुष्टि में मैं अगर अधिक समय नहीं ले रहा हूं तो मैं कंटिन्यू करूं या फिर इसको मैं स्टॉप करूं? मुझे जरा संकेत करिएगा। क्यों कि हमारे यहाँ जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक क्या है यह? हेलो, कुछ इंटरप्शन हुआ मुझे। हाँ, कुछ इंटरप्शन हुआ मुझे लगा है। हाँ हाँ जी, मैं अगली शंका के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ, अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी, जो कि बुरहानपुर से हैं और हमारी आयोजक संस्थाओं में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के महामंत्री हैं। तो उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरी जिज्ञासा ये है कि हाँ जी, जो पांडुलिपियां मिली हैं प्राकृत में, उसमें एक ग्रंथ का एक बार उल्लेख आया था, पक्षी तंत्र जिसके लिए है। तो ऐसे जो जीव विज्ञान से संबंधित कोई पांडुलिपियां आपको देखने में आई हैं क्या प्राकृत में? ये विष्णु श्रीधर बाकणकर जी जो थे, और उज्जैन में बाकणकर संस्थान है, उसमें वो पक्षी तंत्र है। हाँ जी, तो यह पक्षी तंत्र पर वो देखना पड़ेगा, मेरे ध्यान में नहीं आई है। लेकिन एक पक्षी मंदिर के बारे में मैं जानता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि देवी देवताओं के मंदिर तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा मंदिर यहाँ पर हिम्मतनगर के पास में है, जो लगभग 600-700 वर्ष से लेकर लगभग 1000 वर्ष पुराना होगा। और वहां पर मात्र पक्षियों का ही अंकन है। उसका क्या अर्थ है वह भी विद्वानों के लिए शोध का विषय है। और इसका आपने एक नई जानकारी दी मुझे, ये तो इसके ऊपर मैं विचार करूंगा और मैं किसी को प्रेरणा करूंगा कि वो उस पक्षी तंत्र को और इस पक्षी मंदिर को दोनों को जोड़कर कैसे देखा जा सकता है। और यह आज के इस वार्तालाप में मुझे लगता है ये एक बड़ा अवसर मिला कि एक नई जानकारी मिली, और वास्तव में सब लोग इस तरह से वार्तालाप के माध्यम से ही कुछ नई चीजें जानने का अवसर मिलता है सभी लोगों को। इसके बाद में श्रोताओं को भी होता है और को भी होता है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुश्री शशि सिंघई, जो कि बड़नगर से हैं। वह अपना म्यूट खोलें। और इसके पश्चात जय जिनेन्द्र, अधिकतर लोग भाषा को ही लिपि मानते हैं, इसमें अंतर क्या है? भैया जी जय जिनेन्द्र। भाषा तो जो बोलते हैं वो, जय जिनेन्द्र, भाषा मतलब जो हम बोलते हैं वो भाषा है। जो लिखते हैं किसी भी माध्यम पर वो लिपि। तो भाषा और लिपि में यही अंतर है। एक भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है, यही भाषा और लिपि का अंतर है। और लिपि में लिखी हुई बातों को अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। संभवतः आपको उत्तर मिल गया होगा। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंजू बज जी, जो कि केकड़ी राजस्थान से हैं, और इनकी शंका ये अपनी प्रस्तुत करें। मंजू बज।
मंजू भज, हाँ जी, मेरी आवाज सुन रही है क्या? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं ही यहाँ से उनकी शंका, जो जिज्ञासा है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंजू भट्ट जी का एक जिज्ञासा है। उनका कहना है कि खारवेल तथा अशोक सम्राट ने ब्राह्मी लिपि को अपने राजकीय कार्यों में प्रयोग किया, जबकि उस समय खरोष्टी का प्रचलन भी था। तो ब्राह्मी लिपि के ऐसी क्या विशेषता थी जो राजा महाराजाओं ने उसका प्रयोग किया? देखिए, ब्राह्मी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। यह आपको यह इसके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए। जबकि अंग्रेजी का उदाहरण देकर मैं बात करना चाहूंगा। मुझे डिस्टर्ब, हाँ, मैं आपको अंग्रेजी का उदाहरण देकर बात करना चाहूंगा। जैसे कलर, COLOUR, COLOUR, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? उनके यहाँ वो एक रूढ़िगत रूप से मान लिया उन्होंने कि डिओडू और जियोगो होता है, ठीक है। तो यह सबसे बड़ी समस्या खरोष्टी में जो होती थी कि जैसे लिखते थे वैसे पढ़ते नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि खरोष्टी की एक तो वह पिक्टोरियल जैसी लिपि होने के कारण वह पक्के रूप से वो पॉपुलर नहीं हुई, और वो केवल जो हिमालय के जो एरिया थे वहीं पर प्रयोग हुए। और पूरे भारत में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के कारण ब्राह्मी को ही एडॉप्ट किया या ब्राह्मी को ही स्वीकारा गया, और ब्राह्मी में ही अभिलेख भी लिखे गए और ब्राह्मी में ही ग्रंथों की रचना भी हुई। और यहाँ तक कि मूर्तियों पर भी जो लेख लिखे गए वो भी मैक्सिमम प्राचीन देवनागरी लिपि या ब्राह्मी में क्वचित मिलते हैं, ज्यादातर प्राचीन देवनागरी लिपि के ही। सर, इसके यही पश्चात उसका कारण था। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे सामने मंजू भट्ट जी प्रस्तुत हो चुकी हैं। विकास जी चौधरी, जो कि उदयपुर से हैं। विकास जी चौधरी। हाँ जी, हैं जी साहब? विकास जी चौधरी हाँ जी, अभी हमारे बीच में थे, अभी तक लेफ्ट हो गए हैं। उनकी तरफ से जो शंका है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संपादन में समाज एवं विद्वानों की क्या भूमिका होनी चाहिए? पांडुलिपियों के प्लीज रिपीट करेंगे? जी सर, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संपादन में समाज और विद्वानों की क्या भूमिका होनी चाहिए? पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन, सबसे पहली बात आती है संरक्षण और दूसरी बात आती है संवर्धन की। तो संरक्षण की जहाँ बात आती है तो सबसे पहले कि जिसके पोजीशन में जो है वह साधु हो, गृहस्थ हो, श्रावक हो, सृष्टि हो या कोई संस्था हो, इन हस्तलिखित ग्रंथों को विद्वानों को जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक सही अर्थों में उसका संरक्षण नहीं हो सकता है। उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यह सबसे पहला रोल तो उनका आता है कि उसको यदि इनको विद्वानों को दिखाएंगे तो विद्वान कम से कम उसकी धूल जो है उसकी झाड़ पोंछ कर उसको पढ़ सकेगा, पढ़ने का प्रयास करेगा, उसके अंदर दिमाग वगैरह लग गई होगी तो उसको सुधारेगा। नहीं तो किसी दिन जो है वो सब जो है वो किसी कालक्रम ले दोष से वो सब नष्ट हो जाएगा। नष्ट होते आए हैं और असंख्य करोड़ों करोड़ों भंडार और हमारे यूनिवर्सिटी नाम जानते हैं
आप सब नष्ट हो गए और हम तो केवल तथाकथित ज्ञान वाले लोग हैं। हम लोग, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात आती है विद्वानों की। तो विद्वानों की बात है, विद्वानों का भी बात जो है ना वो श्रेष्ठियों से जुड़ा हुआ है या सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार इस विद्या के लिए कितना करती है, कितना की है, कुछ सरकार ने भी किया है, लेकिन कितनी निष्ठा के साथ विद्वानों ने अपना काम किया है, काम कर रहे हैं, उन सारी बातों का विश्लेषण अपने अपने तौर पर और सामुदायिक रूप पर, कम्युनल जिसको बोलते हैं, सामुदायिक रूप पर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमको यदि टाइम वेस्ट कुछ किया है, कुछ काम, तो हम कितने टाइम में कितना काम करते हैं, हमको जो सीखना है वो हम कितने समय में सीखते हैं। कोई भी जैसे विद्वान की, आप सीधे विद्वान पर मत जाइए, सीधी बात है। अगर हम कम एज से बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो परंपरागत गुरुकुल होते थे ये आज भी हैं। आज भी जो पाठशालाएं हैं, उन पाठशालाओं में जो पढ़ाया जाता है वह ठीक से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे जो जिनसे जो है ना जीवन यापन चलता है, वो उस विद्या को पढ़ने के लिए हम उन परंपरागत पाठशालाओं को छोड़ दे रहे हैं। तो परंपरागत पाठशालाओं को जो छोड़ देते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो है वो वहां पर वो सीमा हो जाती है। तो फिर वो सृष्टि को भी डर लगता है, आचार्य और साधुओं को भी डर लगता है कि हम किसको दे देंगे तो कहीं इधर उधर हेरा फेरी कर देगा, इससे क्या भाई कम से कम तिजोरी में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। तो इन सारी मान्यताओं को दूर करने के लिए इसके जो व्यवहारिक पक्ष है, इस विद्या के प्रति लोगों को प्रेम उत्पन्न हो, ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप, उसको पुरस्कार, उसने जो काम किए हैं, जो सीखा है, तो जैसे किसी ने एक लिपि सीख ली तो उसके आदमी अगर दूसरी सीखता है तो आप धीरे 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 करके जो है ना आप उसके अंदर ज्ञान की पिपासा उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम सबसे बड़ी हमको भूख है, तो वो भूख है वो पैसे, और पैसे की भूख के कारण हमारे जो परंपरागत ज्ञान निधि है वह नष्ट होने के कगार पर है। इसलिए जो भी आप हमारी ये बातें सुन रहे हैं तो उससे उसको कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर बताऊं कि बहुत सारी, जब मैं जानता हूं कि जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है और बाकी अंबाला और कई स्थानों पर, यहाँ हमारे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बॉम्बे में, तो जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, वो इस परंपरा के पोषण के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करती हैं, उत्साहित करते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं होती। इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाना। अभी मैं इस पब्लिक फोरम पर हूँ, इसलिए कुछ शब्दों मैं खुद ही सेंसर करके नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को समझना चाहिए कि आपकी यह अनुपम अतुल्य, और अतुल्य में सब कुछ आ गया, उस निधि को कैसे हम संभाल सकते हैं, इसके लिए जो कुछ भी कर सके वो हमको करना चाहिए। उसके बाद में 4 नीतियों की बात नहीं मिलेगी, डॉक्टर साहब वो आप स्वयं समझ लें। और हाँ जी सर, अपने पास टाइम अभी कम है क्योंकि 9 बजे से ज्यादा हो रहा है और 2-3 शंकाएं अपने को और लेनी है तो बहुत सारी, हाँ जो भी करना हो, लेकिन वो तो विषय ही आपने ऐसा चुना है कि जो है वो मैं क्या करूँ, जो है ये तो पूरा एक कोर्स हुआ, 45 दिन के वर्कशॉप होते हैं, तब उसमें भी पूरा नहीं होता है और हम लोग टाल देते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तब करेंगे। अगली जिज्ञासा के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं। बोलिए। हाँ जी, आमंत्रित करना चाह रहा था प्रोफेसर प्रेम सुमन जी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर प्रेम सुमन जी, यदि
हमसे लाइन जुड़े पर हुए है हैं। क्या? अच्छा अच्छा। लिस्ट में प्रोफेसर प्रेमसुमन जी हमारे समक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जिज्ञासा भेजी है कि भारत में सबसे अच्छा प्राचीन लिखित उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, और दूसरा है कि नई पीढ़ी को पांडुलिपि हाँ, संरक्षण के प्रति कैसे जागरूक कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है, हाँ जरा एक बार फिर से बोलिए तो, भारत फिर में से बोलिए सबसे तो। प्राचीन लिखित उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है आपकी समझ से? लिखित लिखित उपलब्ध, हाँ, परंपरागत रूप से तो बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी एक ग्रंथ की, वैसे तो सारे हमारे जो है वो सारे आगम ग्रंथ और बाकी अंग उपांग सारे के सारे प्राचीन ही है। लेकिन इसलिए किसी एक ग्रंथ का नाम लेना वो थोड़ा जो है वो मुश्किल वाला काम है कि किसी एक ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। सारे ग्रंथ, आगम, भाष्य, निरुक्ति, चूर्णी की इतने सारे मिलते हैं। वो चाहे वो जैन परंपरा हो या फिर वैदिक परंपरा की बात करें तो रामायण महाभारत ही नहीं, ये चारों वेदों की जो बात करें और उपनिषदों की बात करें तो इतने संस्करण मिलते हैं, तो उसके अंदर वह निर्धारण, उसके लिए अलग से आपको जो है एक सेशन रखना चाहिए जिसके अंदर केवल इसी की चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा उपयुक्त होगा। और बाकी इसका दूसरा पक्ष क्या था आपका, दूसरा क्या उनका क्वेश्चन था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नई पीढ़ी में हाँ पांडुलिपि क्या? संरक्षण के प्रति कैसे जागरूक किया जाए? हाँ वो तो नई पीढ़ी के लिए तो वही तो अभी मैंने जो शायद मैं 5 मिनट ऐसा ही हजम कर गया आपका, जी जी जी। यही बोलने में कि क्यों जरूरत है से किया जाए। अब जो जो सामर्थ्यवान लोग हैं इसमें उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है कि वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपना किस तरह से उत्साहवर्धन कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आगे बढ़ाएं। जितने सामर्थ्यवान लोग हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वह तन मन धन से यहाँ पर नियोजित होकर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को, जैसे आप कर ही रहे हैं, आपके कितने 3 या 5 कितनी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई है? चौथा हो गया सर, चौथा अभी है, समय चौथा है, चल रहा है। नहीं कितनी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई है? हमारे साथ 5 संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे 5 संस्थाएं जुड़ी हुई है ना, तो 5 संस्थाएं जुड़ी हुई है, वो काम अच्छा काम कर रही है, उसकी हमको अनुमोदना करनी चाहिए। और इसी तरह से सबको अपने अपने लेवल पर प्रयास करने चाहिए, और ये प्रयास करते समय ओके चलिए आगे आगे बढ़िए। अगला में शंका है सर, अगली जिज्ञासा है, हमारे साथ तो जुड़े नहीं है परंतु हमारे पास व्हाट्सएप से प्राप्त हुई थी कि लिप्यासन क्या है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर फिरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग BHU से। लिप्यासन क्या है? तो लिप्यासन मैंने कहा कि लिपि का आसन सीधा सा है, लिपि प्लस आसन। लिपि जिस पर लिखी जाती है, मतलब लिपि का माध्यम क्या क्या है, लिपि किन किन माध्यमों पर लिखी जाती है, उनका प्रश्न सीधा सा ही है। तो लिपि किसी भी माध्यम जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, वो कागज हो, धातु के बर्तन हो, धातु की मूर्ति हो, शिलालेख हो, और सारे यह बहुत ही स्पष्ट है कि मंजू साथ ही साथ जो अभी वर्तमान काल में आज जो हम पहुंच गए हैं, तो उसके अंदर जो डिजिटल मोड आया है, डिजिटल मोड के अंदर भी हम रोज नए नए आविष्कार करते हैं। 2G 3G 4G 5G में जा रहे हैं, विदेशों में 6G पहुंच गया है, और हमारा स्टोरेज सिस्टम भी रोज चेंज हो रहे हैं। और तो ये सारे लिपि के आसन कहे जाएंगे, जो डिजिटल फॉर्मेट है ये भी इसको आसन कहे जाएंगे।
भाई हाँ, हेलो हेलो सत्येंद्र जी। हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। सत्येंद्र जी, एक्चुअली मुझे दूसरे बहुत सारे फोन आ रहे थे। अगर आप 1 मिनट जो है केवल मुझे परमिशन दीजिए, एक ही मिनट, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एक ही मिनट, ठीक है, ओके सर। एक मिनट मुझे म्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। हेलो, हाँ भैया, मी ऑनलाइन हो, मी नंतर गोष्टी करतो। मंजू फोन आएगा तो दूसरे। हाँ जी, हाँ जी, सत्येंद्र जी। अब आ गए फिर से। हो गया, हेलो, हाँ सर, आ गए। हाँ आ गया हूँ मैं। तो इसके पश्चात में तो आमंत्रित मुझे लगता है वो बीएचयू वाले थे, उनको डिप्रेशन का अर्थ समझ में आ गया होगा। वो और हमारे साथ जुड़े तो नहीं सर इसमें, उनका क्वेश्चन आया था। उनका इसके आंसर दे साथ ही सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूं, जो कि हिम्मतनगर से है, गवर्नमेंट कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिलन भरत भाई सोनी। उन्होंने सामान्य सा क्वेश्चन किया है कि पांडुलिपि का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि वर्तमान में अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ कहते हैं, तो वास्तविक अर्थ पांडुलिपि का क्या है? देखिए, पांडुलिपि एक रूढ़ शब्द है वास्तव में देखा जाए तो। पांडुलिपि का अर्थ है कि पांडु मतलब पीला और लिपि मतलब लेख, स्क्रिप्ट। जिस मीडिया पर जो लिपि लिखी गई है, जो पीली पड़ गई है। जो हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, आवाज आ रही है ना मेरी? जो हस्तलिखित ग्रंथ होते थे वो पीले पड़ जाने के जो कागज पर होते थे, वो पीले पड़ जाने के कारण उनको हमें पांडुलिपि कहने का जो है वह एक रूढ़ शब्द बन गया। लेकिन वास्तव में उन्हें शास्त्र कहा जाता था, और आज भी उन्हें शास्त्र ही कहा जाता है। उन्हें पांडुलिपि, या जो सरकारी तौर पर जो है यह नई जो शब्दावली का आविर्भाव हुआ, उस सरकारी शब्दावली में उसको पांडुलिपि, क्यों कि उनको उसके अलावा उनको मालूम ही नहीं कि पांडुलिपि अब कोई 100 वर्ष से पुराना, 200 वर्ष पुराना रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथ का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको पांडुलिपि कैसे कह सकते हैं? वो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो डॉक्यूमेंट है, वह एक अभिलेख है। तो उसके लिए शब्द है अभिलेख। और अभिलेख का अर्थ जो है केवल देख ही नहीं है, वह अभिलेख का अर्थ होता है वो छोटा सा लिखा हुआ हो, या वो काफी बड़ी लंबी प्रशस्ति हो, या ग्रंथ हो, वो एक डॉक्यूमेंट है। तो ये पांडुलिपि का यह अर्थ है। और पांडुलिपि और हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित शास्त्र और मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये तीनों आज के युग में समानार्थी शब्द हो गए हैं। हमारे साथ पूनम चंडीगढ़ जुड़ी हैं क्या सर? पूनम चंडीगढ़ जी यदि हो तो अपना हैंड ऊपर कर दें। चंडीगढ़ से एक शंका उपलब्ध है सर कि पांडुलिपि की लेखन परंपरा की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? लेखन परंपरा की प्रक्रिया, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कई बार रिपीट हो चुका है कि लेखन परंपरा जो है, जब शास्त्रों को लिखबद्ध करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गुरु से शिष्य और शिष्य से आगे की परंपरा में जाने में जब मतिभ्रम या इरादा पूर्वक जब वहां पर अपने करेक्शन आने लगे, मॉडिफिकेशन जब आने लगा, तब लेखबद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई। अन्यथा यह स्क्रिप्ट्स तो मिलने लगती है,
लेकिन लिखित ग्रंथ हमको 10वीं 11वीं शताब्दी से ही मिलते हैं। हमारे पास पाम लीव के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मिलते हैं वो भी 11वीं शताब्दी के पहले के नहीं है। हाँ सर, हाँ जी, हमारे साथ यही शंका यहाँ जिज्ञासा समाधान का इस सत्र यहीं समाप्त करते हैं। समाप्ति से पूर्व मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भारती जी, जो कि हमारे संस्थागत अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के महामंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो अतिथि आए हुए हैं और जो भी सदस्य लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करें। पाइये कब्बस्य नमो पाइये कब्बम च निम्मियम जीर्णे ताहम चीर्पण मामो पढ़ी ऊण याजे वियाणंती। आज के प्राकृत जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में पधारे हुए अपने ज्ञान और नाम से देवतुल्य डॉक्टर बालाजी गणोरकर, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, कुशल संयोजन कर रहे डॉक्टर सत्येंद्र जी, डॉक्टर दर्शना जी, और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रहे सभी प्राकृत के विद्वज्जन। सम्राट खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो सामाजिक गोष्ठियां हैं, ये मनोरंजन का साधन है। मैं ऐसा समझता हूं ये प्राकृत जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम देख करके कि यह जो बौद्धिक गोष्ठी या शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, ये निश्चित रूप से ज्ञान वर्धन वाला कार्यक्रम है और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला कार्यक्रम। मैं डॉक्टर गणोरकर जी के सभी उत्तरों को, उनके समाधानों से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनके ज्ञान का लाभ निरंतर प्राकृत प्रेमियों को, हिंदुस्तानियों को प्राप्त होता रहेगा। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूं कि जो एक जिज्ञासा आई थी कि क्या ऋषभदेव की पुत्री को, जो ब्राह्मी पुत्री थी, उनके कारण ही ब्राह्मी लिपि नाम पड़ा, ऐसा माने, तो मेरा एक निवेदन है कि कुछ बातों में हमारे विद्वानों को शंका नहीं करना चाहिए। जो लोक में प्रामाणिक चीजें हैं उन्हें प्रामाणिकता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे एक तो विवाद से बचते हैं और एक विषय के प्रति निष्ठा बनी रहती है। भगवती सूत्र में बहुत अच्छा उल्लेख आया कि नमो बंभिये लिविये, यानी ब्राह्मी लिपि को वहां नमस्कार किया गया। आज अगर प्राकृत की दृष्टि से देखें तो जो प्रकृति प्रदत्त है वह प्राकृत है, और दूसरी ओर अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो वह मानव प्रकृति के सबसे निकट है। इसलिए भी प्राकृत भाषा हमारे लिए रुचिकर है, अनुकूल है। आज जो अमर कोश में लिपि की परिभाषा दी गई कि लिखित अक्षर विन्यास, आज हम लोग विन्यास भूल गए हैं, अक्षर विन्यास। और जब से ये आधुनिक संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि आया है, तब से भाषा को बिगाड़ रहे हैं। तो वास्तव में पांडुलिपियों के अध्ययन से, उनको देखने से एक कार्य तो यही होगा कि लोगों की लेखन के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, भाषा के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और उन पांडुलिपियों में अभिव्यक्त विचारों के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। तो आज डॉक्टर बालाजी गणोरकर ने जो समाधान प्रस्तुत किए और वास्तव में प्रेरणाएं दी हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। और वैसे पांडुलिपियों के संरक्षण पर, पांडुलिपियों के विषय में छोटे मोटे लेख, पुस्तकें आदि हैं, लेकिन एक इसका प्रास्ताविक एक पांडुलिपि। बहुत बहुत धन्यवाद
देना चाहता हूं मैं सभी को। हमारे साथ बालाजी गणोत्कर पधारे और जीसी त्रिपाठी जी ने सहमति व्यक्त की थी कि वह इस प्रोग्राम में अध्यक्ष के रूप में आएंगे, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम कारण से वो नहीं जुड़ पाए। उनका आशीष वचन हमारे सामने रहा। इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को हुमचा के स्वामी देवेंद्र कीर्ति जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है कि यह कार्यक्रम निरंतर आप चलाते रहें। इसी के साथ हमारे साथ वीरसागर जी, प्रोफेसर वीरसागर जी LBS, प्रोफेसर कल्पना जी और अन्य बहुत सारे जिज्ञासु बंधु हमारे साथ पधारे हुए हैं। मैं उनका साधुवाद देता हुआ आभार व्यक्त करता हूं कि वह इसी प्रकार इस कार्यक्रम में पधार करके इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करें, इस कार्यक्रम का आगे की कड़ी में ले जाने के लिए प्रयासरत हों, क्योंकि हम विद्वान ही इस भाषा के विकास के लिए जितना प्रयत्न करेंगे उतनी समाज में ये भाषा विकसित होती जाएगी। और समाज भी एक दिन, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे प्रयत्न से समाज भी एक दिन प्राकृत भाषा बोलेगी और जानेगी। इसी के साथ मैं सभी से आज्ञा चाहता हूं और सभी का बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अपने महामंत्री जी की अनुमति से और विशेषज्ञ विद्वान की अनुमति से और आए हुए सभी आगंतुक जिज्ञासुओं की अनुमति से यहीं पर समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र।